आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी चैप्टर। आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है द फॉलोइंग आर द पार्टिकुलर ऑफ मिस्टर यक्स फॉर द प्रीवियस ईयर। ध्यान दीजिएगा, मिस्टर यक्स का प्रीवियस ईयर में से रिलेटेड कुछ इनकम दी गई है। यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट हिज नेट टैक्स लायबिलिटी और अमाउंट रिफंडेबल एज द केस मे बी। तो आपको टैक्स लायबिलिटी मालूम करना है, अमाउंट रिफंडेबल भी मालूम करना है। इन्होंने कहा है पहला बिजनेस इनकम 5,56,900 रुपया, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी 10,000 रुपीज़, म्युनिसिपल टैक्स ऑन प्रॉपर्टी पेड 1,000 रुपीज़, एग्रीकल्चरल इनकम 10,000 रुपीज़, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15,000 रुपया, लॉटरी विनिंग फ्रॉम, इन्होंने केरला स्टेट से लॉटरी इन्होंने प्राप्त की है 50,000 रुपया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कैजुअल इनकम क्रॉसवर्ड पजल से रिलेटेड दी गई है। आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। देखो, अलग अलग हेड की इनकम दी गई है। अलग अलग हेड की इनकम को जब इकट्ठा किया जाता है तो आपको लिखना पड़ता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो आपको अपनी कॉपी में सबसे ऊपर हेडिंग लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के बाद आपको लिखना है फॉर द असेसमेंट ईयर। ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर। टोटल इनकम जहां कहीं भी निकालना होता है आपको पता है, पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी का। आपका जो पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी का, सैलरी से रिलेटेड इनकम नहीं दी गई है इस चौथे नंबर क्वेश्चन में। दूसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। तो आपको हेडिंग लिखना है, सैलरी में कुछ नहीं, तो आपका पहला नंबर होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ध्यान देखना है, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी दिया है 10,000 रुपया, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी दिया है 10,000 रुपया। अगर रेंट दिया है तो यही होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अगर रेंट दिया है तो यही होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो आपको लिखना है लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। अगर मालिक ने म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है, देखो म्युनिसिपल टैक्स प्रॉपर्टी पेड 1,000, तो 1,000 आपको माइनस कर देना है, लिख देना है 9,000 रुपया। इसे बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू के बाद आपको लिख देना है लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनुअल वैल्यू का 30%। एनुअल वैल्यू हमारा दिया है 9,000, 9,000 का 30% 3,000 रुपया। आपका बचेगा 6,000 रुपया, सॉरी हाँ, नेट एनुअल वैल्यू 9,000 ना, 9 तिरिक 2700 होगा, सॉरी 3,000 मैंने लिख दिया, 2700 रुपया होगा। जो बचेगा आपका कितना 6,300 रुपया।
इसको बोला जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। 6300 आपको लिख देना है बस ऐसे। 6300 ये पहला हेड आपका हो गया है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं दूसरे हेड पर आइए। अगला हेड सैलरी में कुछ नहीं था, हाउस प्रॉपर्टी हो गया। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस दिया गया है। इनकम फ्रॉम बिजनेस में हमेशा आपको ध्यान देना पड़ेगा 5,56,900 रुपया दिया है। इससे रिलेटेड इसमें और कुछ नहीं करना है, 5,56,900। तीसरा नंबर है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। बिजनेस प्रोफेशन के बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन वाला टॉपिक आता है, ठीक है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की जब बात आएगी तो आप इसमें अगर चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो दिया गया है देखो 15,000 रुपये का दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15,000 रुपये का दिया है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के बाद आता है अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जो आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से रिलेटेड बहुत सारी इनकम दी हैं। जैसे इन्होंने लॉटरी जीता है, लॉटरी विनिंग लिखिए, लॉटरी विनिंग 50,000 रुपया। लॉटरी विनिंग इन्होंने 50,000। कैजुअल इनकम क्रॉसवर्ड से 1,200 रुपया। कैजुअल इनकम क्रॉसवर्ड से इन्होंने जीता है 1,200 रुपया। लिख लीजिए 51,200 रुपया। पांचवा नंबर, सॉरी हो गया, अदर सोर्सेज तक हो गया तो जोड़ लिया जाएगा 6300, 5,56,900, 15,000, 51,200 जोड़ लो 6,29,400, 6,29,400। इसको बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से लेस किया जाता है डिडक्शन 80C से 80U। डिडक्शन किस चीज़ का मिलेगा, प्रोविडेंट फंड में जो जमा किया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, समझ रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 रुपया दिया गया है, वो प्रोविडेंट फंड का 15,000 और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम PF का 15,000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 माइनस कर लिया जाएगा 25,000। आपका जो निकल के आएगा 6,04,400, 6,04,400 माइनस, वो प्लस माइनस किया जाएगा डिडक्शन। और उसके बाद क्वेश्चन में देखना है एग्रीकल्चरल इनकम दी है कितने की, 10,000 रुपये की। कितना दिया है एग्रीकल्चरल इनकम, 10,000। इसी में ऐड कर लिया जाता है एग्रीकल्चरल इनकम 10,000। आपका हो जाएगा 6,14,400, 6,14,400 ये हो गया। एक बार फिर से समझना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिख दिया, बिजनेस प्रोफेशन लिख दिया, कैपिटल गेन लिख दिया, अदर सोर्सेज लिख दिया, डिडक्शन घटा दिया। ई एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम का नियम होता है कि आप पढ़े होंगे, सुनते भी होंगे, कृषि आय कर मुक्त है। एग्रीकल्चरल इनकम जो होता है क्या होता है, कर मुक्त, मतलब
एग्जेम्प्ट होता है, हम भी मानते हैं एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन एक विशेष नियम के तहत एग्रीकल्चरल इनकम को टोटल इनकम में जोड़ा जाता है। टोटल इनकम तो हमारा यही आएगा ना, माइनस करने के बाद 25,000 माइनस करने के बाद ना, तो टोटल इनकम में जोड़ा जाता है। एक विशेष नियम के तहत एग्रीकल्चरल इनकम को टोटल इनकम के तहत में जोड़ा जाता है। तो आपको ध्यान देना है 6,14,400। जब किसी व्यक्ति की आय इनकम टैक्स फ्री कर मुक्त सीमा से अधिक हो और एग्रीकल्चरल इनकम भी 5,000 से अधिक हो तो एग्रीकल्चरल इनकम को टोटल इनकम में जोड़ दिया जाए। जैसे टोटल इनकम है कर मुक्त सीमा 60 वर्ष के लिए कितना मैंने बताया आपको, 2.5 लाख। 60 वर्ष की से जिनकी उम्र कम है 2.5 लाख, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है 80 से कम है उनके लिए 3 लाख, जिनकी 80 से अधिक है उनके लिए 5 लाख। तो हमें उम्र कोई दिया नहीं है, उम्र नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या है समझ रहे हैं, उम्र नहीं दिया है तो इसका मतलब सामान्य नागरिक है। तो टोटल इनकम 2.5 लाख से अधिक है और एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से अधिक है, इसका मतलब टोटल इनकम में एग्रीकल्चरल इनकम को जोड़ दिया जाएगा। इतना आप लिख लीजिए। उसके बाद आपको बताने जा रहे हैं अब होगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी की गणना कैसे करते हैं। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज फॉर द असेसमेंट ईयर। ठीक है, आपको ध्यान देना है टैक्स लायबिलिटी में भाई 6,14,400 तो हो गया। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, स्लैब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बाहर रखा जाता है क्योंकि उस पर 20% टैक्स लगता है थोक, और स्लैब से बाहर उसको भी रखा जाता है, किसको रखा जाता है, जो कैजुअल इनकम होती है उसको भी स्लैब से बाहर रखा जाता है, उस पर 30% लगता है। जैसे कैजुअल इनकम इसमें लॉटरी वाला हुआ था और क्रॉसवर्ड वाला हुआ था 51,200। आपको अलग अलग करना है। ए इनकम टैक्स कैजुअल इनकम में क्या गया आएगा, लॉटरी वाला आएगा और क्रॉसवर्ड वाला आएगा 51,200। 51,200 का 30% निकाल लीजिए, 15,360 रुपये आएगा। निकाल लीजिएगा, 15,360 रुपया निकल के आएगा। ठीक है, कैजुअल इनकम पे। उसके बाद लॉन्ग टर्म पे बी इनकम टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 15,000 @ 20%, 15 दूना 30, 3,000 रुपया आएगा। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं बचा कितना, 6,14,400 में 18,360 नहीं, 6,14,400 में इन दोनों को माइनस कर दो। 6,14,400 में 6,14,400 में माइनस कर दो 51,556 66,200 0 0 2 14 में से 6 माइनस कर दीजिए 8 ना, और यहाँ पर 10 में से 6 माइनस कर दीजिए 4, 5 लाख कितना आएगा 48,200। सही है, याद रखिएगा टोटल था 6,14,400। इस 6,14,400 में 51,200 पे कैजुअल इनकम है उस पर टैक्स लग गया, 15,000 पे टैक्स लग गया, 5,48,200 रुपया बचा।
अब इस पर स्लैब लगेगा, याद रखिएगा, अब इस पर यहाँ पर स्लैब लगेगा। स्लैब कैसे लगता है, ठीक है, स्लैब कैसे लगता है, तो आपको लिखना है, अब सी आएगा। तो कहा गया है पहले 2.5 लाख पर नील, पहले 2.5 लाख पर नील, 0 0 2 8, 14 में से 5 माइनस कर दीजिए, 9, पहले 2.5 लाख पर लिख दीजिए आप, टैक्स ऑन ₹5,48,200 लिखना है आपको। फर्स्ट 2,50,000 पे नील, पहले 2,50,000 पे नील, अगले 2 लाख, फिर 2,50,000 माइनस करिए, ठीक है, रुक जाइए, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। तो 0, ज़्यादा 0 लगा दिया क्या मैंने, हाँ, 0 0 2 8 3, 38,000। नेक्स्ट 2,50,000 पे कै परसेंट, 5%, तो आपका आ जाएगा कितना, 12,500 आएगा, और क्या होएगा, कितना आएगा, 12,500। पच्चीस 125। अब क्या बचा, नेक्स्ट 38,200 पे 20%, 38,200 पे 20%, ठीक है, 20। तो इसमें आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 38,200 पे 20% कितना आएगा, गुणे 20 भागे 100, 2 0 2 0 काट दो, 2 शून्य 0, 2 दूना 4, 2 8 16 6, 2 3 6 1 7, जोड़ लीजिए कितना आएगा, 12,500, 12 7 19, 12 7 19, 20,140, इसको चेक करना पड़ेगा, 20,140। रुक जाइए, इसको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ 48 होगा, ठीक है, 48,200 का 20 भागे 100, 2 0 2 0 कट गया, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 2 8 16 6, हासिल 1, 2 चौक 8 1 9, 12 8 20, 20 1 21, 22,140, 22,140 रुपया जोड़ लो, आएगा 22,140। टोटल ए प्लस बी प्लस सी, टोटल जोड़ लो, 15,360, 3,000, 22,140, आएगा 40,000। प्लस करेंगे सरचार्ज नील 40,000। अब इसमें क्या होता है समझ रहे हैं, इसमें से जो एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगता है, देखो जोड़ तो दिया गया, लेकिन बाद में विशेष नियम के तहत नॉर्मल रेट माइनस कर दिया जाता है, टैक्स, इनकम टैक्स, एग्रीकल्चरल इनकम, इनकम टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम में आपको बताना चाहते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है हमारी, 10,000, 10,000 का नॉर्मल रेट जो सबसे छोटा रेट होता है 5%, 500, 39,500, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, तो वो चीज़ यही माइनस कर लिया जाता है, जो हम यहाँ माइनस कर रहे हैं यही माइनस कर लिया जाता है, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा,
12 9 22, 22 12 8 20 1 21, 22,140 सही है, 22,140। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा समझ रहे हैं, 500 माइनस कर लिया जाएगा, वो 500 माइनस कर लिया जाएगा, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर वाला यहाँ पर माइनस कर देना है आपको 500, मतलब 10,000 पे 5% के रेट से वही नॉर्मल रेट माइनस किया जाता है। तो आएगा 21,640। अब आएगा यहाँ पर 40,000। इतना समझ लीजिएगा, हमारे पास कैलकुलेटर भी नहीं है आज, तो आप लोग यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखे, 40,000 हो गया है, 40,000 हो गया है, 40,000 टैक्स हो गया है, सरचार्ज नहीं है, प्लस करना है एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, कै परसेंट, 4,000 गुड़े 2, 40,000 गुड़े 4%, इसका 4% लगता है 1600, 41,600 रुपया, ठीक है, 41,600 रुपया। और आपको ये भी बता दूं, जो लॉटरी से पैसा मिला हुआ है, जो लॉटरी से पैसा मिलता है केरला ई सरकार से, TDS, मतलब कि लॉटरी पे जो पैसा मिला हुआ है वो 50,000 लॉटरी पे 30% के हिसाब से माइनस कर देना है। मतलब लॉटरी पर पैसा, जहां लॉटरी मिलती है वहां पर टैक्स काटने के बाद ही पैसा मिलता है, इसीलिए माइनस किया जा रहा है ना, डिडक्टेबल अमाउंट। तो आपका आ जाएगा 26,600 नेट टैक्स लायबिलिटी, 26,600 नेट टैक्स लायबिलिटी, 26,600। ये क्वेश्चन आपका हो गया है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5वां। कहता है मिस्टर सुंदरम इज अ बिजनेसमैन। मिस्टर सुंदरम एक बिजनेसमैन है मेरे भाई। द पार्टिकुलर ऑफ हिज इनकम आर एज फॉलोज फॉर द असेसमेंट ईयर। इनकी इनकम दी गई है, बिजनेस इनकम 5,44,500, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड फॉर 24,000, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 20,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12,000, विनिंग फॉर हॉर्स रेस 7,000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट इन्होंने पेमेंट किया है 5,000। कंप्यूट करना है टैक्स लायबिलिटी। तो कोई बात नहीं है, जब इनकम कई हेड की दी हो तो आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम। स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम। क्वेश्चन में जो भी असेसमेंट ईयर दिया रहेगा उस असेसमेंट ईयर का आप यहां नाम लिख लेंगे, सन का नाम लिख लेंगे और कुछ नहीं करना है। टोटल इनकम निकालते समय मेरे भाई सबसे पहली बात आती है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरे नंबर पे आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको देखना है सबसे पहले क्या इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड कोई सूचना नहीं दी है। क्वेश्चन में देखना है कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड दी है, मकान संपत्ति से संबंधित दी है, तो आपको लिखना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्होंने सूचना दी है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्होंने कहा है कंप्यूटेड, मतलब होता है गणना कर दिया गया है। कंप्यूटेड, कंप्यूटेड का मतलब होता है गणना कर दिया गया है, मतलब जो हम लोग म्युनिसिपल टैक्स वगैरह घटाते हैं, जो हम लोग अन्य चीज़ें घटाते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह, वो सब आपको नहीं घटाना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो दिया गया है 24,000,
कितना दिया गया है? 24,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो दिया गया है। कोई बात नहीं। हाउस प्रॉपर्टी के बाद आप देखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस दिया गया है 5, मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी के बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड होता है। तो आपको दूसरा इसमें लिखना है इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में जो दिया गया है, देखेंगे आप इनकम फ्रॉम बिजनेस जो दिया गया है 5,44,500, 5,44,500। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस के बाद तीसरा नंबर इनकम, देखो कैपिटल गेन से रिलेटेड सूचना दी गई है। हाँ, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन से रिलेटेड आप देखेंगे दिया गया है दीर्घकालीन पूंजी लाभ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12,000। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बाद चौथा नंबर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेड आएगा। जैसे इन्होंने मिला है, इनको ब्याज वगैरह मिला है, घुड़दौड़ से जीते हैं, हॉर्स रेस से इन्होंने जीता है, हॉर्स रेस घुड़दौड़ से इन्होंने जीता है 7,000 रुपया। हॉर्स रेस से इन्होंने जीता है 7,000 रुपया। हॉर्स रेस के बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 12,000 रुपया। कितना हो जाएगा? 19,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ है इसका, 12 7 19 होता है ना? नहीं, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 20,000 है, सॉरी 20,000 है भैया, 20,000 है। तो कितना हो जाता है? 27,000 रुपया हो जाता है। जोड़ लीजिए 6,07,500 जोड़ लेंगे, 6,07,500। इसे बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल में इनकम में लेस किया जाता है डिडक्शन 80C से 80U। ठीक है, डिडक्शन 80C से 80U। आपको ध्यान देना है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इन्होंने पेमेंट किया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 7,000 रुपया। ठीक है, 7,000 रुपया, 5,000 रुपया, सॉरी 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, 6,02,500, 6,02,500, 6,02,500। समझिएगा, ये आपका आ जाएगा 80C के अंतर्गत छूट मिली है। टोटल इनकम आपको ध्यान देना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 24,000 रुपया, इनकम फ्रॉम बिजनेस 5,44,500, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हॉर्स रेस और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 27,000 जोड़ दो, ग्रॉस टोटल इनकम 6,07,500 हो गया। लिस्ट करेंगे डिडक्शन 80 से 80 घटा देंगे, और कुछ नहीं दिया गया इसमें। अब मेरे भाई तो टोटल इनकम निकाला आपने, अब आप निकालेंगे टैक्स लायबिलिटी। असली कहानी अब चलेगी। इसमें उम्र तो दी नहीं गई है, देख लेना है, उम्र तो नहीं दी गई है, कोई बात नहीं, उम्र नहीं दी गई है तो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा आप लोग। आपको ध्यान देना है, अपनी कॉपी में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। उसके बाद आपको लिखना है फॉर द असेसमेंट ईयर, ऐसे लिख लेना है। अब टैक्स का कैलकुलेशन होगा, कमाई कितनी हुई है जो टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे,
6,02,500 टैक्सेबल अमाउंट ना, टैक्स ऑन 6,02,500, 6,02,500। आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले जैसे कोई कैजुअल इनकम है, कोई घुड़दौड़ से जीता गया पैसा है, कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जैसे क्वेश्चन में हॉर्स रेस से जीता है, तो भैया इसको स्लैब से बाहर रखा गया है। जितना पैसा कमाए हैं उनमें 7,000 रुपया विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। पहला ए लिखो, ए इनकम टैक्स ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। हॉर्स रेस में आपको ध्यान देना है ₹7,000 एट द रेट ऑफ, देखो ध्यान दीजिएगा, घुड़दौड़ से जीतो 30% टैक्स लगेगा, ठीक है। 7 तारीख 21 रुपया भैया अलग से टैक्स लगेगा इस पर, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है इनकम टैक्स ऑन विनिंग, ठीक है, विनिंग टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसको स्लैब से बाहर रखा गया है। क्वेश्चन में देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरे भाई 12,000 रुपये दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12,000 रुपये का 20%, 12 दूनी 2,400 रुपया। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कितना पैसा बचा, 5 लाख कितना, 6,02,500, 6,02,500 में माइनस कर दो 7, 12, 19,000 माइनस कर दो, क्योंकि 7,000 रुपया विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस पर टैक्स लग गया, 12,000 रुपया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लग गया, इसको स्लैब से बाहर रखा गया है, ठीक है, स्लैब से, ठीक है, बाहर रखा गया है। तो माइनस कर दीजिए 5,83,500, क्या बचेगा 5,83,500, 19,000 माइनस करना है बस। तो ध्यान दीजिएगा पहले 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगता, नियम है। फर्स्ट 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं लगता, नील। नेक्स्ट 2,50,000 पे क्या परसेंट टैक्स लगता है, 5%, 12,500। अब समझिएगा 5 लाख में पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, ठीक है, और अगले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, यानी कि 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं। तो कितना बचा 5 लाख पे 12,500, 83, बैलेंस 83,500 पे 20%, 16,700। भैया जो टैक्स बनेगा हमारा 16, 12, 28, 29,200, 29,200, सब टैक्स को जोड़ लो 33,700, ऐड करेंगे, सरचार्ज है ये नहीं है, ऐड करेंगे एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, इसी का 4% निकाल दो, एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, ठीक है, 33,700 का 4% निकाल दो, तो आपका आ जाएगा 1,348, मतलब टैक्स पर टैक्स लगता है, तो आपका आ जाएगा 35,048, 35,048, ये टैक्स हुआ। लेकिन जो घुड़दौड़ से पैसा जीता है, जो कैजुअल इनकम होती है, ठीक है, कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम पे, कैजुअल इनकम जो है भैया 10,000 से कम है तो टीडीएस नहीं कटता है, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा।
अगर 10,000 से अधिक है, नियम देखो 5वां नंबर क्वेश्चन में जो कैजुअल इनकम 7,000 है, कैजुअल इनकम मतलब ये अगर 10,000 से अधिक होता तो TDS 30% यहाँ पर माइनस कर दिया जाता। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5वां हो गया, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद आपको मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मिस्टर गणेश हैज़ द फॉलोइंग इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर। गणेश जी हैं, गणेश की इनकम दी गई है। पहला नंबर बिजनेस प्रॉफिट 4,32,500। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2,12,000 रुपया। कैपिटल गेन ध्यान दीजिएगा दिया गया है रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल असेट्स अदर देन शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स 23,000 रुपया। विनिंग फ्रॉम दिल्ली स्टेट लॉटरी 1,00,000 रुपया। कंप्यूट करना है टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी नहीं मालूम किया जाता। सबसे पहले टोटल इनकम, सबसे पहले आपको लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। ये आपका कंप्यूटेशन करना होता है। आपको बताना चाहते हैं सबसे पहले इन्होंने बिजनेस प्रॉफिट दिया है, सैलरी नहीं दिया, हाउस प्रॉपर्टी नहीं दिया। जो नहीं दिया उससे मतलब मत रखो। बिजनेस प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट 4,32,500। दूसरा नंबर आपको लिखना है बिजनेस प्रॉफिट के बाद कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में आपको लिखना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगला जो है अदर दूसरी है, ध्यान दीजिएगा अगला जो दिया गया है दीर्घकालीन माना जाएगा वो 23,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2,12,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 23,000 हो जाएगा 2,35,000 रुपया। 2,35,000 हो गया। उसके बाद आपको ध्यान देना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिखा जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में विनिंग फ्रॉम लॉटरी, एक लाख। लॉटरी 1,00,000 जोड़ लीजिए 7,67,500। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाएगा टोटल इनकम। इसमें छूट उठ है ये नहीं है, ठीक है, इसमें छूट वगैरह नहीं है, डिडक्शन वगैरह नहीं। तो आपको ध्यान देना है अब इस पर टैक्स लगा दिया जाए। टैक्स तो लगाया जाएगा बट इसमें एक प्रॉब्लम है। जैसे आप समझिएगा इस स्लैब से बाहर रखा गया है लॉटरी से जो पैसा जीता जाएगा, और ये शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी स्लैब से बाहर रखा गया है। इन दोनों को स्लैब से बाहर रखा गया है। तो ये है कैजुअल इनकम, ये है क्या है? ये है कैजुअल इनकम। लिखना है टैक्स ऑन ₹1,00,000 क्या परसेंट? कैज ऑन ₹1,00,000 30%, 30,000 रुपया। टैक्स ऑन
23,000 क्या परसेंट? 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स लगता है। तो आपको लिखना है 4600। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है? 4600 बचा क्या? ठीक है, बचा क्या उसको देखते हैं आगे। आपको ध्यान देना है 4600 हो गया। अब आपको ध्यान देना है 7,67,500 में 1,23,000 माइनस कर लीजिए, बचेगा 6 लाख टैक्स ऑन 6,44,500। तो आपको लिखना है इसमें 5 लाख तक तो 12,500 टैक्स लगेगा। फर्स्ट 2,50,000 नील, नेक्स्ट 2,50,000 5%, 12,500। तो कितना बचा यहाँ पर? 1,44,500 ऑन 1,44,500 20%। 20% जो टैक्स लगेगा आएगा 28,900। इसको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लिया जाएगा। तो ये इसको लिख दो डायरेक्ट यहाँ पर 12,500 28,900 जोड़ लिया जाएगा 76,000 रुपया। कितना आएगा? 76,000 आपको लिख लेना है। अब ये 76,000 आया, लेकिन आगे भी बात चलेगी। आगे क्या होगा? सरचार्ज। ज़्यादा पैसे नहीं, कहाँ सरचार्ज लगेगा। 76,000 में आपको लिख देना है एजुकेशन एंड हेल्थ सेस 4%। 76,000 का 4% आपको निकाल देना है। कितना आ जाएगा? 3,040। 3,040 में जोड़ दीजिए 79,040। जो लॉटरी वगैरह पे पैसा मिलता है टैक्स कटने के बाद मिलता है। जो लॉटरी वगैरह पैसा मिलता है टैक्स कटने के बाद मिलता है, तो यहाँ टैक्स नहीं किया। टीडीएस 1,00,000 पर 30,000, वही आएगा 49,040 आपका आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर आपका 6ठा हो गया, 49,040 आपका आंसर आ चुका है। इसके बाद हम आपको बताएंगे 7वें नंबर क्वेश्चन। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको ध्यान देना है। अच्छे से पढ़ते हैं क्वेश्चन। कहता है मिस्टर रामचंद्र जी क्या हैं? प्रोफेसर हैं। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी भी बोला है इसमें। ठीक है, आपको ध्यान देना है इनको बेसिक पे मिलता है इंक्लूडिंग ग्रेड पे 60,000 रुपया महीना। डियरनेस अलाउंस मिलता है बेसिक पे का 45%। स्पेशल पे मिलता है 500 रुपया पर मंथ प्रमोटिंग स्मॉल फैमिली। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 3800 रुपया पर मंथ। प्रॉक्टर अलाउंस मिलता है 500 रुपया पर मंथ। लिविंग ऑन हाउस एनुअल वैल्यू 40,000। गेटिंग 50% हाउस रेंट अलाउंस। एरियर ऑफ पे 2,30,800। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन्वेस्टमेंट, इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया है प्रीवियस ईयर में। कंट्रीब्यूट इन अ प्रोविडेंट फंड 8,000 रुपया पर मंथ। हिज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1,200 रुपया पर मंथ। ही पे 30,000 एज पेमेंट इंटरेस्ट एंड 40,000 इन्वेस्टमेंट। हाउसिंग लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन हिज हाउस। आपको इनकम टैक्स मालूम करना है, टोटल इनकम, और आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी मालूम करना है। ज़्यादा झंझट ना करते हुए आप अपनी कॉपी में सर्वप्रथम लिखने का काम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी टोटल इनकम। ठीक है, लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। उसके बाद आपको ध्यान देना है
फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर। आपको पता है टोटल इनकम में सबसे पहला जो होता है, ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी। आपको लिखना है सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में दिया गया है बेसिक पे। बेसिक पे, बेसिक पे जो मिल रहा है इनको ग्रेड पे 60,000 रुपया महीना। बेसिक पे 60,000 पर मंथ, 12 महीने का, 12 छंग 72, 7,20,000। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं डीए, डियरनेस अलाउंस, इसी का 45%, समझ रहे हो, इसी 7,20,000 का 45% निकाल लेंगे, आपका आ जाएगा 3,24,000। जितना वेतन पा रहे हैं उसी का 45%। उसके बाद स्पेशल पे बोल रहे हैं 500 रुपया पर मंथ, ठीक है, स्पेशल पे बोल रहे हैं 500 रुपया पर मंथ। स्पेशल पे बोल रहे हैं 500 रुपया पर मंथ, 12 महीने का 6,000। उसके बाद आपको लिखना है ट्रांसपोर्ट 3,800 रुपया पर मंथ, 3,800 रुपया ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। कैलकुलेटर से 3,800 रुपया पर मंथ 12 महीने से गुणा कर दीजिए, 3,800 रुपया पर मंथ 12 महीने से गुणा कर दीजिए, 45,600। जो बोला गया है वही किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है प्रॉक्टर अलाउंस 500 रुपया पर मंथ, प्रॉक्टर अलाउंस 500 रुपया पर मंथ, 12 महीने का 6,000 रुपया। उसके बाद आपको लिखना है हाउस रेंट अलाउंस का मामला इसमें आ गया है, कोई बात नहीं है, यह चारी कह रहा है ही इज लिविंग हिज ओन हाउस, खुद के मकान में रहते हैं, एनुअल वैल्यू इनके मकान की 40,000 रुपया है, गेटिंग 15% पे हाउस रेंट अलाउंस। ध्यान दीजिएगा 15% पे हाउस रेंट अलाउंस आपको ध्यान देना है, तो आपको लिखना है हाउस रेंट अलाउंस। इनका हाउस रेंट अलाउंस जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 1,08,000 रुपया। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं एरियर मिल रहा है 2,30,000। एरियर का मतलब होता है कि जो पहले बकाया है कोई वेतन, एरियर कुछ समय का, उस बकाया सरकार इनको देती है 2,30,800, सबको जोड़ लेना है। ये वेतन से संबंधित इतना पैसा प्राप्त करते हैं और इतनी सुविधा प्राप्त करते हैं, तो आपको लिख लेना है 14,40,400। इसको बोलेंगे ग्रॉस। ग्रॉस क्या, कुछ नहीं लिखो यहाँ पर। जो व्यक्ति नौकरी करता है वेतन पाता है उसे 50,000 रुपया क्या मिलता है, ठीक है। जो व्यक्ति नौकरी पाते हैं उनको क्या मिलता है, जो व्यक्ति नौकरी पाते हैं उनको वेतन मिलता है, वेतन में स्टैंडर्ड डिडक्शन नियम है 50,000 रुपया मिलेगा। आपको लिखना पड़ेगा 13,90,400, 13,90,400। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी से इतना पैसा कमाया है, टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम सैलरी से कितना पैसा कमाया है, 13,90,400। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम दी गई है, दूसरा लिख लो हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इनकम दी गई है तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इनकम दी गई है, इनका मकान है खुद रहते हैं, इनका मकान है खुद रहते हैं,
तो जिस मकान में खुद रहते हैं उसकी एनुअल वैल्यू जो होती है ना नील होती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, उसके बाद लेस कर देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होता है बस। इन्होंने जो मकान है इनके पास, क्वेश्चन में देखेंगे तो उस पर 30,000 रुपया ब्याज पेमेंट किया है, सिर्फ इनको ब्याज की छूट मिलेगी, यानी कि कमाई 1 रुपया नहीं, 30,000 रुपया इन्होंने ब्याज पेमेंट किया है। तो माइनस का हो जाएगा 30,000, माइनस का इनका कितना हो गया, 30,000 रुपया हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 30,000। उसके बाद तो इसको आप पहले लिख लीजिए, इनकम फ्रॉम सैलरी हाउस प्रॉपर्टी। तो ध्यान देना है, अब इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। कैलकुलेशन का मतलब होता है ग्रॉस टोटल इनकम, और कोई हेड तो दिया नहीं, एक हेड ऐसा है सैलरी जहां से 13,90,400 कमा रहे हैं, एक है जहां पर 30,000 रुपया कमा रहे हैं। तो आप लिखना है, आपको लिखना है 13,60,400। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है क्वेश्चन में ध्यान देना है, कंट्रीब्यूट किया है प्रोविडेंट फंड में 8,000 रुपया पर मंथ। इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस 1,200 रुपया पर मंथ। ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस टोटल इनकम में लेस करते हैं, डिडक्शन 80C से 80U, डिडक्शन 80C से 80U। ठीक है, ये माइनस किया जाता है, हम माइनस करेंगे। लेकिन क्या क्या देखो, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है प्रोविडेंट फंड में, पीएफ में 80C के अंतर्गत छूट मिलती है, 8,000 रुपया महीना, 12/8 96,000, 8,000 रुपया महीना, 12/8 96,000 रुपया। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, 12/8 96,000 रुपया, ये हो गया। उसके बाद 1,200 रुपया महीना इंश्योरेंस प्रीमियम इन्होंने पेमेंट किया है, 1,200 रुपया महीना इंश्योरेंस प्रीमियम जो होगा वो भी 80C के अंतर्गत, 1,200 रुपया महीना 12 महीने का 14,400 हो जाएगा, 80C के अंतर छूट मिल जाएगी। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आवास ऋण पर 30,000 ब्याज, 40,000 रुपया किस्त भुगतान किया है। ब्याज की छूट यहाँ मिल गई, 80CC के अंदर किस्त 40,000 की छूट मिल जाएगी, यानी कि कितना हो जाएगा, 1,50,400 माइनस कर दिया जाएगा, 12 लाख, ये सब माइनस कर दो, समझ में आया, ये सब माइनस कर देना, 1,50,400 होगा, 1,50,400 माइनस कर दिया जाएगा, आपका जो टोटल इनकम आ जाएगा कितना आ जाएगा, 12,10,400, 12,10,400। समझिएगा, ये सब सैलरी से रिलेटेड, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कमाई 1 रुपये के नहीं, ब्याज दिया जा रहा है, तो सैलरी से कमाई है और हाउस प्रॉपर्टी से घाटा है, दोनों को आपस में सेट ऑफ कर दिया जाएगा। 80C से 80U की कटौती जब माइनस की जाएगी, ठीक है, 96,000, 14,400, 40,000, ये है 8,000 रुपया महीना पीएफ में पैसा दिया है, 1,200 रुपया महीना दिया है और इंश्योरेंस प्रीमियम का, 8,000 रुपया महीना 12 महीने का, 12/8 96,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है 1,200 रुपया महीना, 12 बरहम में 144 और 40,000 रुपये इन्होंने किस्त दिया है, 12,10,400, इसे बोलेंगे टोटल इनकम। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं, टैक्स लायबिलिटी निकालना बता रहे हैं, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी निकालना बता रहे हैं। आपको ध्यान देना है, अपनी कॉपी में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, टैक्स लायबिलिटी लिख दो फॉर द असेसमेंट ईयर। आपको बताना चाहते हैं 12 लाख टोटल इनकम कितना है, टोटल इनकम इक्वल टू 12,10,400
400। तो सीधा सीधा भैया पहले 2.5 लाख पे कौन टैक्स नहीं लगता, आम बात है। दूसरे 2.5 लाख पे 5% यानी 12,500। तो लिख दो टैक्स ऑन 5 लाख, तो परसेंट मत लिखा लो, सीधा 12,500, क्योंकि पहले 2.5 लाख पर कोई नहीं, अगले पे वही 12,500 होगा। समझ में आया। अब कितना बचा, 12 में 7 बचा, 7 में 5 माइनस कर दो, 5 लाख पे सीधा 20% निकाल दो, 1 लाख। कितना बचा, 5 लाख बचा, 2,10,400। 30%, 30%, 63,120, 1,75,620 प्लस करेंगे सरचार्ज नील, प्लस करेंगे एजुकेशन एंड हेल्थ सेस 4%, इसी का 4% 7,025, 1,82,645। ठीक है, राउंड ऑफ कर दो, 1,82,650 आंसर इतना आ रहा है, राउंड ऑफ कर दो, टैक्स लायबिलिटी आपका उत्तर आ गया। ठीक है, इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए।